इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, वो किसके रिगार्डिंग किससे लिए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो क्यों लिए जाते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने 3 डिसीजन पढ़ने हैं, तो हमने उनमें से 2 कर लिए हैं। तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अक्षिता, अक्षिता, सेजल, लॉन्ग टर्म एसेट से होता है रिलेटेड। रिपीट इट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेट होता है ये। ओके, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म में आते हैं आपके करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। इससे रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कितना इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट्स में और कितना इन्वेस्ट करना है करंट एसेट्स में। वो डिसीजन जो है हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेते हैं, राइट। सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? What do you mean by financing decision? सुनिधि, सुनिधि, what do you mean by financing decision? दिया, Yes, ma'am. Ma'am, it refers to the determination total fund required by the business will obtain by long-term sources. ओके मतलब सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या किया जाता है? डिसीजन लेने होते हैं किसके रिगार्डिंग? फंड से रिगार्डिंग। बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए क्या चाहिए? फंड की जरूरत होती है। तो फंड्स जो हैं कहाँ से अरेंज किए जा सकते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। बट जब हमें बिजनेस को लॉन्ग टाइम रन करने के लिए जो फंड की जरूरत होती है, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज की जरूरत होती है। अब बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज क्या होते हैं? क्या होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज? Equity shares, debentures, preference shares. रिटेन्ड अर्निंग डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, तो ये आपके क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक जो है उसको फंड्स मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है। या फिर वो लंबे टाइम तक रख सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उससे जो है उसको फंड तो काफी आएगा, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये तभी करते हैं जब कंपनी को ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है, ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि इनसे पैसा जो है वो ज्यादा ही आता है, फंड जो कलेक्ट होता है वो ज्यादा ही होता है। ओके, अब जो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन थे वो क्या क्या हमने करे थे? कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने आई थिंक आपको 6 करवाए हैं। कौन कौन से हैं? Cost, Cost, ma'am, risk, cost, risk, rotation cost, cash flow, strength and Mhm. cash flow, level of fixed And nature of business, Operating the cost size of business, rate of capital market. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब हमने 2 डिसीजन जो हैं कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन। ओके, डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होगा? उससे रिलेटेड डिसीजन क्यों लेने होंगे? क्या होता है ये डिविडेंड? 11th में भी हमने पढ़ा है, अकाउंट्स में आता है ना ये डिविडेंड वर्ड यूज होता है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, आता है ये वर्ड, पढ़ा है हमने डिविडेंड। yes,
आपने पढ़ा है और मैंने भी बताया है। बताओ बेटा, जिसको भी पता है। क्या सुनीति, सेज, लक्षिता? स्पीक लाउडली बेटा। क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का पार्ट उसको बोलते हैं डिविडेंड। बेटा अब डिविडेंड डिसीजन, इसके रिगार्डिंग भी डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो मेन डिसीजन होते हैं जो कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पे जो है वो इफेक्ट डालते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं ये भी सोच समझ के लिए जाने चाहिए। ये नहीं कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा डिविडेंड देना। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो, ठीक है। अब उसपे जो डिविडेंड है, डिविडेंड एक डिसीजन लिए जाने चाहिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग, यानी कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा डिविडेंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसीजन लिए जाते हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग, ओके। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग should be distributed among shareholders by the way of dividend, and how much should be retained for meeting future needs as retained earnings। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? बोला है it refers to the determination of how much part of earning, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पार्ट जो है वो अर्निंग का should be distributed among shareholders by the way of dividend, मतलब कितना पार्ट जो है वो अर्निंग का शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, एंड हाउ मच शुड बी retained for meeting future needs as retained earning, और कितना जो अमाउंट है या कितना जो पार्ट है जो प्रॉफिट या अर्निंग हुई है उसका कितना पार्ट जो है वो फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाए एज अ रिटेन अर्निंग, ठीक है। फ्यूचर के लिए भी तो बचा के, ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो उसको शेयर होल्डर्स में ही बांट दिया। और वो कंपनी को क्या करना पड़ता है? फ्यूचर जो जैसे फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, तो फ्यूचर में जो है वो कुछ भी, मतलब जैसे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, जरूरी नहीं कि एक साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी बदलती रहती हैं। तो क्या होता है कि फ्यूचर में जो नुकसान होगा या लॉस होगा उसको पूरा करने के लिए भी प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है वो बचाया जाता है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स, ओके। से यस और नो? यस मैम, समझ आया? कहाँ सोए हैं बेटा? ओके, डिविडेंड का पता लगा क्या होता है? डिविडेंड जो होता है वो अर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है या अर्निंग्स अच्छी होती है कंपनी की। हाँ, पर वो सारा का जितनी भी अर्निंग्स हुई है वो सारी की सारी शेयर होल्डर को थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिटेन अर्निंग में रखा जाता है ताकि जो फ्यूचर में अगर लॉसेस होते हैं तो उनको पूरा किया जा सके वहां से। तो डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कितना डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दिए जाना चाहिए और कितना जो है वो एज अ रिटेन अर्निंग्स रखना है, प्रॉफिट का अर्निंग्स का पार्ट, ओके। ओके बेटा? yes, Generally, the shareholders want that they should get maximum dividend, and the want that the maximum amount of money should be kept to fulfill the future needs of the business.
अब जनरली देखा जाए तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हुई हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं, डिविडेंड चाहते हैं, मैक्सिमम डिविडेंड चाहते हैं, ठीक है, वो उनको मैक्सिमम डिविडेंड चाहिए होता है। बट जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर क्या करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो रखना होता है, मनी जो है वो या अमाउंट जो है वो बिजनेस की फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए रखना होता है, ठीक है। मैनेजर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो बचा के रखना चाहते हैं जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो डिविडेंड चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब डिसीजन ऐसे होने चाहिए कि डिविडेंड भी ठीक हो और फ्यूचर के जो लॉसेस हैं उनको पूरा करने के लिए जो अमाउंट रखा जाए वो भी सफिशिएंट हो। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। मतलब डिविडेंड इस तरह से दिया जाना चाहिए कि शेयर होल्डर्स भी उसमें सेटिस्फाई हो जाएं और बिजनेस जो है फ्यूचर के लिए उसको काफी जितना सफिशिएंट अमाउंट जो है वो फ्यूचर के लिए भी उसमें से रखा जाए। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं डिविडेंड डिसीजन में। डिविडेंड डिसीजन ये होते हैं। ओके, डिविडेंड डिसीजन में कितना डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाना है और कितना अमाउंट जो है वो फ्यूचर के लिए रखा जाना है बिजनेस में, ये डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, अब जब डिसीजन लेना होता है तो क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा? फर्स्ट इज अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स, फर्स्ट इज अर्निंग। अब अर्निंग क्या होती है? अर्निंग मतलब पैसा आना, जैसे कितना कमाया है एक बिजनेस ने, कितना उसकी कितनी है उसको अर्निंग्स हुई है, उस पर भी तो डिपेंड करता है डिविडेंड, ठीक है, डिसीजन। तो अर्निंग्स, द डिविडेंड इज पेड ऑफ द प्रेजेंट एंड रिजर्व्ड प्रॉफिट। डिविडेंड कहां से पे किया जाता है? डिविडेंड इज पेड ऑफ, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड रिजर्व्ड प्रॉफिट। कहां से पे किया जाता है? कंपनी कहां से पे करती है? प्रेजेंट और रिजर्व्ड प्रॉफिट से, ठीक है। Therefore, greater amount of total profit will ensure greater dividend. ओके, इसलिए जो प्रॉफिट का अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट जो है अमाउंट जो है उसका ज्यादा है, तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, ठीक है, समझ गए? यस मैम। अगर अर्निंग्स जो है वो कम हुई होंगी तो डिविडेंड भी कम दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो जो अर्निंग्स हैं वो भी अफेक्ट करती हैं डिविडेंड डिसीजंस। ओके, समझ आ रहा है ये जो मैं करवा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। फैक्टर्स आते हैं आपको फिर एग्जाम में। फैक्टर्स मैंने आपको पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो आपके एग्जाम्स होंगे वहां पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं 3ABC 3 सीरीज होती हैं। आपको इस चैप्टर में से जो हम 9.1 कर रहे हैं आपको 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करने हैं कि आप एटलीस्ट आप 3 में भी लिख सकते हैं, जितना मतलब आपको 3 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है डिविडेंड डिसीजन का, तो आप उतना भी लिख पाए। अगर आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको कम से कम मीनिंग और साथ में आपको 6 पॉइंट होने चाहिए आपके, 5 या 6। ओके, और एक्सप्लेन अच्छे से होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में फर्स्ट आ जाता है अर्निंग्स। अर्निंग्स में क्या लिखेंगे आप? अगर डिविडेंड जो है वो पेड ऑफ किया जाता है प्रेजेंट और रिजर्व प्रॉफिट में से, तो अगर ग्रेटर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी, मतलब प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। जैसे अर्निंग्स की स्टेबिलिटी मतलब जो अर्निंग्स है वो
अगर उनकी जो पोजीशन होगी स्टेबल पोजीशन होगी तब डिविडेंड जो है वो ज्यादा दिया जाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो अर्निंग की वो भी इफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड। ठीक है, मतलब कंपनी की अगर पोजीशन जो है वो स्टेबल है अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तो वो कंपनी जो है वो ज्यादा डिविडेंड जो है वो देगी। और अगर कंपनी की जो अर्निंग है वो स्टेबल नहीं है, मतलब कभी उसको लॉस हो रहा है या कभी अर्निंग्स हो रही हैं, ऐसे करके हो रहा है, या कम अर्निंग्स हो रही हैं, स्टेबल नहीं है, तो जो डिविडेंड है वो कम दिया जाएगा। ओके, जो शेयर होल्डर्स है ना उनको तो डिविडेंड दिया जाता है। जो डिवेंचर्स होते हैं ना, डिवेंचर होल्डर्स, उनको क्या दिया जाता है, उनको क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, Yes. समझ गए? आगे हम पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी आपको ये चैप्टर्स हैं, हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, साथ में डिवेंचर्स भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, और कंपनी जो पे करती है वो डिविडेंड पे करती है, और जो डिवेंचर्स होते हैं उनपे इंटरेस्ट दिया जाता है, कंपनी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। Every company adopt the policy of maintaining the stability of dividend per share. From this point of view, a little change in profit should not be allowed by increase or decrease in the dividend. देखो, जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की स्टेबिलिटी जो है वो भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। अब इसके लिए कंपनी जो है वो जो डिविडेंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसके लिए जो है कंपनी क्या करती है, कंपनी पॉलिसीज जो है वो मेंटेन करती है। कंपनी जो पॉलिसीज अडॉप्ट करती है कि डिविडेंड को कैसे स्टेबल रखा जाए या मेंटेन किया जाए कि स्टेबल रहे वो, तो उसके लिए जो है कंपनी को पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड जो है वो भी अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में क्या आएगा, इफ द कंपनी हैज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इट विल रिक्वायर मोर फाइनेंस। इन सच सिचुएशन a major part of the income should be retained and a small part of it should be paid off dividend. अब देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में क्या बोला हुआ है कि अगर कंपनी जो है वो ज्यादा ग्रोथ करना चाहती है, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है, उसको जो है ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो वो क्या करेगी प्रॉफिट का, ठीक है, ज्यादा पार्ट जो है, फाइनेंस का जो ज्यादा पार्ट है उसको चाहिए होगा, क्योंकि उसने ग्रो करना है, फ्यूचर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने ग्रो करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो जो प्रॉफिट होगा ना, जो अर्निंग्स होंगी कंपनी की, तो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो फ्यूचर के लिए रखेगी अपने पास एज अ रिटेन अर्निंग, और डिविडेंड जो है वो कम दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो ये फैक्टर भी क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है, कर रहा है ना यहाँ पे इफेक्ट। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इफ द कंपनी हैज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, अगर कंपनी के पास ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इट विल रिक्वायर मोर फाइनेंस, ठीक है, उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इन सच सिचुएशन a major part of the income should be retained and a small part of it should be paid as dividend. मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है फिर जो कंपनी अपने पास रखेगी एज अ रिटेन अर्निंग, ताकि फ्यूचर के जो लॉसेस हैं या फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर के लिए जहां जहां उसने पैसा लगाना है उसके लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट हो, फंड हो, और वो जो प्रॉफिट हुआ होगा, जो अर्निंग्स हुई होगी, उसका स्मॉल पार्ट जो है वो डिविडेंड पे करेगी फिर शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रही है। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अब देखो, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़े, वहां भी कैश फ्लो पोजीशन था फैक्टर, ठीक है। हमने Yes. जो आपका
फाइनेंसिंग डिसीजन, वहां पे भी कैश फ्लो पोजीशन जो था वो फैक्टर था जो कि अफेक्ट कर रहा था। और आपके थर्ड देखो, तीनों में ही ये कॉमन है, कैश फ्लो पोजीशन जो है वो तीनों में डिसीजन में कॉमन है। तो यहाँ आपके थर्ड में भी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब कैश फ्लो का मैंने क्या बताया था आपको, मीनिंग क्या होता है कैश फ्लो का, आप कैसे याद रखेंगे कैश फ्लो का मतलब क्या है? क्या बताया था मैंने? कैश फ्लो, कैश फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना पैसा आ रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये चीज भी जो है ये डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी अफेक्ट करती है और फाइनेंसिंग डिसीजन को भी अफेक्ट करती है। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश फ्लो की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। अब देखो, कंपनी पेमेंट कर रही है डिविडेंड की, ठीक है, किसको दे रही है वो पैसा, पे कर रही है वो शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एज ए डिविडेंड जो पे किया जा रहा है तो वो कंपनी के लिए क्या है, आउटफ्लो है, कैश जा रहा है कंपनी से या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर बेटा? Yes. The payment of dividend result in outflow of cash. It is possible that the company may have enough income, but it is equally possible that it may not have sufficient cash to pay dividend. ठीक है, अब बोला है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये कंपनी के लिए आउटफ्लो है। इट इज पॉसिबल दैट द कंपनी में हैव इनफ इनकम, ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी के पास जो है वो काफी पैसा है, काफी इनकम है। इफ बट इट इज इक्वली पॉसिबल दैट इट मे नॉट हैव सफिशिएंट कैश टू पे। ठीक है, डिविडेंड उसके लिए जो डिविडेंड जो देना है तो वो किस में दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा। इन दिस वे कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिविडेंड डिसीजन। तो जो कैश फ्लो पोजीशन है वो भी क्या है, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है, क्योंकि कंपनी जो देगी डिविडेंड वो इन कैश देगी। अगर कैश फ्लो पोजीशन जो है वो सही होगी, सफिशिएंट होगा कैश, तभी वो डिविडेंड पे कर सकेगी। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन भी डिविडेंड डिसीजन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, और ये भी फैक्टर है ऐसा कि जो अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। the better the cash flow position of the company, the better will be the capacity of the company to pay dividend. अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है तो वो डिविडेंड जो है वो अच्छे से पे कर सकती है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। ओके, Yes, ma'am. अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। ठीक है, शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस होती है? शेयर होल्डर मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अब उनकी प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस मतलब वो किसको प्रेफर करते हैं, कौन सी चीज जो है वो प्रेफर करते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, आपको 6th पॉइंट दिया है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? फर्स्ट इज those who invest with the purpose of getting some regular income। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको सम रेगुलर इनकम, मतलब कुछ रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहे। ठीक है, अब फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है, उसमें कौन से टाइप के हैं ये इस टाइप के हैं शेयर होल्डर की वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहे, कुछ रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहे, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे हैं, बी लिखा है, दोज हु इन्वेस्ट इन द कंपनी टू गेन कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं टू गेन कैपिटल प्रॉफिट, ताकि उनको कैपिटल प्रॉफिट जो है
वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है वो भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। अब ये कैपिटल प्रॉफिट चाहते हैं और ये रेगुलर इनकम चाहते हैं, समझ गए? Yes, ma'am. अब if the majority of the shareholder are of the former type, the company must declare dividend according to their expectations। ठीक है, अगर जो मेजोरिटी है, जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ए कैटेगरी वाले ज्यादा हैं, फर्स्ट टाइप वाले ज्यादा हैं, ठीक है, फॉर्मर टाइप, तो कंपनी मस्ट डिक्लेयर डिविडेंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस। तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल मतलब अपोजिट, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेकेंड टाइप के हैं, ठीक है, जो कि कैपिटल गेन चाहते हैं, तो शेयर होल्डर्स आर ऑफ द लेटर टाइप ऑन द कंपनी enjoy freedom about declaring dividend। तो कंपनी को जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने की फ्रीडम होती है, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर उनकी प्रेफरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये प्रेफरेंस जो है वो फैक्टर भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। ओके ओके बेटा। Yes, ma'am. तो डिविडेंड डिसीजन जो है वो होते क्या हैं और उनके फैक्टर्स एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, बट उसके बाद आपने एक्सप्लेन करने हैं ये और साथ साथ में मुझे बताते भी चलना है। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड होता है कि जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं तो वो सारी की सारी अर्निंग्स जो है एज अ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट जो है कंपनी अपने फ्यूचर्स जो नीड्स हैं या फ्यूचर जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसकी जो उसमें जो लॉसेस होंगे या उसमें जो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए कुछ पार्ट जो है कंपनी बचा के रखती है अपने पास, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है कि कितना पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाए और कितना पार्ट जो है प्रॉफिट का या अर्निंग्स का वो कंपनी या बिजनेस में रखा जाए बिजनेस के लिए। कितना पार्ट एज अ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए और कितना पार्ट जो है प्रॉफिट का या अर्निंग का वो कंपनी अपने पास एज अ रिटेन अर्निंग रखे। ओके, ये हो गया आपके डिविडेंड डिसीजन। मतलब ऐसा डिसीजन लेना कि दोनों पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। दोनों पार्टीज कौन कौन सी हुई? फिर एक पार्टी हुई शेयर होल्डर और दूसरी हुई जो बिजनेस है वो खुद के लिए, ठीक है। तो दोनों के बीच जो है वो बैलेंस बना के रखना उसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, की दोनों ही पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड हो। अब डिविडेंड डिसीजन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं बेटा? Earning, stability of earning, Stability of dividend, dividend, growth opportunity, cash position, shareholder preference. ओके, अर्निंग्स में क्या लिखेंगे आप? कैसे एक्सप्लेन करेंगे अर्निंग पॉइंट को? अर्निंग्स क्या होती हैं? क्या होती हैं बेटा अर्निंग्स? मैम इनकम, इनकम्स होती हैं, ठीक है। तो अगर इनकम जो है वो अच्छी है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी इनकम हो रही है, अर्निंग्स हो रही है कंपनी को, तो डिविडेंड जो है वो कैसा होगा? कम दिया जाएगा या ज्यादा दिया जाएगा? मैम ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग कैपेसिटी भी अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को, ठीक है, क्योंकि डिसीजन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अर्निंग जो है वो अच्छी है तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा और अर्निंग जो है वो कम हो रही है तो डिविडेंड भी कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग
अर्निंग्स। अब देखो अर्निंग्स जो है वो रेगुलर हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी है, और एक Yes, ma'am. स्टेबल हो रही है, ना बहुत इंक्रीज कर रही है ना बहुत डिक्रीज कर रही है, ठीक है, स्टेबल हो रही है, स्टेबल अर्निंग्स हो रही है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी डिविडेंड जो है वो उसकी जो जो डिविडेंड दिया जाएगा वो भी बिल्कुल ठीक दिया जाएगा, मतलब जिसमें शेयर होल्डर्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कभी डिक्रीज हो रही है अर्निंग, कभी इंक्रीज हो रही है, ऐसे करके हैं, तो डिविडेंड भी स्टेबल नहीं होगा और डिविडेंड भी कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक साल अगर ज्यादा मिल रहा है तो अगले साल कम होगा, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, Stability of dividends. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को स्टेबल रखने के लिए कंपनी को क्या है, पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, पॉलिसीज मेंटेन करनी पड़ती है कि डिविडेंड की स्टेबिलिटी रहे। क्लियर? तो जो डिविडेंड का जो स्टेबिलिटी है वो भी अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। नेक्स्ट इज Ma'am, growth opportunities. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, जल्दी बताइए, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी जो है वो ग्रो करना चाहती है, ठीक है, उसकी ज्यादा वो मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अब कंपनी को कंपनी जो है वो ग्रोथ करना चाहती है और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होती है ना कंपनी को। तो कंपनी जो है वो ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी, जो अर्निंग्स हो रही है ना उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो अपने पास रखेगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रो करना चाहती है, तो वो अब ज्यादा पैसे जो है वो ज्यादा फंड जो है वो अपने पास रखेगी, और कम जो है वो अमाउंट, स्मॉल पार्ट जो है वो इनकम का या अर्निंग का वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देगी। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? नेक्स्ट क्या बताया मैंने? नेक्स्ट क्या था बेटा? शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर्स भी टू टाइप्स के बताए, कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कि वो इस पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर इनकम जो है वो आती रहे, ठीक है। और दूसरे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट में के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों के ही पर्पज अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो वो उनको कंपनी को जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है एज जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अगर जो इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स हैं वो दूसरे टाइप्स के हैं जो कैपिटल प्रॉफिट चाहते हैं, तो कंपनी को डिविडेंड का डिक्लेयर करने का नहीं इतना इशू होता है, वो नहीं डिविडेंड के लिए वो इतने नहीं होते। कंपनी इंजॉय फ्रीडम अबाउट डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कंपनी जो है वो फ्रीडम होती है उसको डिविडेंड डिक्लेयर करने की, ठीक है। बट जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उसके लिए कंपनी को उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। क्लियर? तो ये प्रेफरेंस जो है शेयर होल्डर्स की वो भी अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। क्लियर बेटा? क्लियर? ये फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन कर लेंगे सभी, लर्न भी हो जाएगा। ओके, लर्न भी करना है, साथ में अपने ये लिखने भी है जितने पॉइंट्स मैंने करवाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उद्देश्य, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये बता दो। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस की जो मैनेजमेंट की जाती है वो क्यों की जाती है? सभी को पता है क्यों की जाती है बेटा? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, फाइनेंस की मैनेजमेंट क्यों की जाती है? क्योंकि इसलिए की जाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सके,
इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इसका? टू अर्न प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो जैसे मैनेजमेंट जो की जाती है वो एक तो गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन गोल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो अर्न करना, यही होता है, यही होता है ना बेटा। तो आप क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये है कि किस तरह से जो है वो वेल्थ मतलब फंड को मैक्सिमाइज किया जा सके, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे